ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ध्यान से सुनना, क्या करना है अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 और बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मतलब इस क्वेश्चन में बच्चों अपन को दो चीज करनी है, विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को बेटा क्या दे रखा है, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। मतलब अपन को पूरा 2012 का जो ईयर है बच्चों, उसमें आपको सारे रिसिप्ट और सारे पेमेंट्स दे रखे हैं। चलो अपन देख लेते हैं कौन कौन से रिसिप्ट है और कौन कौन से पेमेंट। चलो सबसे पहले बेटा अपन को रिसिप्ट साइड में दे रखा है टू बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2012। मतलब अपने को सबसे पहले रिसिप्ट में दे रखा है स्टार्टिंग एक बैलेंस दे रखा है बेटा 35,000। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जब मैंने आपको वीडियो लेक्चर दिया था तब मैंने आपको बताया था बेटा इसको अपन बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और ये जो अपने पास ये दे रखा होगा वो अपने पास होगा क्लोजिंग बैलेंस। अब ये कैश भी हो सकता है, ये अपने पास ओपनिंग कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दोनों हो सकता है, और ये अपने पास कैश या बैंक दोनों में से कोई भी क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। तो अपने को बेटा ये जो बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2012, तो ये अपने को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब या तो इसको अपन कैश लेके चले या तो इसको अपन बैंक का बैलेंस लेके चले, और ये वाला जो बैलेंस है बेटा ये दे रखा है बाय बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2012, तो ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है। या तो इसको अपन कैश लेके चले या तो इसको अपन बैंक लेके चले। मैं इसको ओपनिंग और इसको क्लोजिंग कैश लेके चल रहा हूँ, ठीक है क्लियर? चलो बेटा ओके, तो ये अपने पास ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, ये अपने को क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है। चलो ये तो हो गया सर, 35,000 अपने को ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है। अच्छा और क्या दे रखा है सर? सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब बच्चों ये ध्यान रखना, अपन कौन से ईयर में है सर? हम बैठे हैं 2012 में। अपन कहाँ बैठे हैं बेटा? 2012 में। और अपने को इस ईयर 3 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए। ध्यान से सुनना बच्चों, अपन को 2012 में 3 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, विच इज 2011 का भी रिसीव हुआ 25,000, 2012 का मतलब जिस ईयर अपन बैठे हैं विच इज 2012 उसका भी अपने को रिसीव हुआ 1 लाख, और 2013 मतलब नेक्स्ट ईयर का भी अपने को रिसीव हुआ। तो टोटल अपने को 2012 में मतलब जिस ईयर अपन बैठे हैं विच इज 2012 उसमें अपन को टोटल कितने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? 145। क्लियर बच्चों? तो अब इस 145 में 2011 का भी आया है, 2012 का भी आया है और 2013 का भी आया है। क्लियर? चलो रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल, डेफिनेटली एनपीओ के पास कोई हॉल होगा, उसने उसको किराए पे चढ़ाया और वहां से कोई रेंट आया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। अब अगर अपन पेमेंट की बात करें बेटा तो पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट कौन सा है? सैलरीज। उसके बाद दे रखा है जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बुक्स। इस बुक्स पे आऊंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लो। इस बुक्स पे मैं बाद में फिर से आऊंगा। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, और ये अपने पास दे रखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये है अपना ओपनिंग कैश बैलेंस और ये है बेटा अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस। चलो अब अपन, अच्छा इनकी टोटल दे रखी है बेटा 3 लाख और 3 लाख। चलो अब अपन एडजस्टमेंट्स देखते हैं। बेटा एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500। ये जो क्लब है बेटा, जिस क्लब की अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं उस क्लब में टोटल 50 मेंबर्स हैं। कितने बच्चों? टोटल 50 मेंबर्स, और हर मेंबर मतलब ईच मेंबर इज पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500। समझना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक क्लब है, मतलब ये जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखे हैं ये दे रखे हैं क्लब के, और उस क्लब में बेटा 50 मेंबर है। कितने मेंबर है बेटा? 50, और हर मेंबर कितने पे कर रहा है? 2500। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या लिखा है बेटा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2011, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर की बात है। मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011 वॉज 30,000। समझना बच्चों उसको, क्या लिखा हुआ है कि मतलब पिछले साल की एंड में। अच्छा ये साल कौन सा है बेटा? 31/12/2012, 31/12/2012। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2011, मतलब अपन जिस ईयर में बैठे हैं वो है 2012, और ये जो आपको डेट दे रखी है बेटा वो दे रखी है लास्ट ईयर की एंड। तो अपने को 31 दिसंबर 2011 मतलब ये लास्ट ईयर में अपन को दे रखा है कि लास्ट ईयर की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। समझना, लास्ट ईयर
कौन सा ईयर बेटा? लास्ट ईयर की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट ईयर की एंड में, मतलब लास्ट ईयर में आपका 30,000 आउटस्टैंडिंग था। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2012, मतलब इस ईयर की एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, मतलब इस ईयर की एंड में आपका 10,000 रुपीज की सैलरी, इस ईयर की एंड में, ध्यान सुनना बेटा, इस ईयर की एंड में आपका 10,000 रुपीज की सैलरी अभी भी देना बाकी है। क्लियर है? मतलब इस ईयर की एंड में, मतलब जिस ईयर अपन बैठे हैं उस ईयर की एंड में आपको 10,000 रुपीज की सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी भी 10,000 रुपीज की सैलरी इस ईयर देना बाकी है। सैलरी पेड इन 2012, मतलब इस ईयर आपने जो सैलरी पे करी, कहाँ है सर सैलरी? कहाँ? ये रही। मतलब ये जो आपने सैलरी पे करी कितनी बच्चों? 140। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर 2011। समझना बच्चों, ये जो आपने सैलरी पे करी 140, इसके अंदर 30,000 कौन से ईयर की सैलरी बेटा? प्रीवियस ईयर की सैलरी। समझना, सैलरी पेड इन 2012, मतलब इस ईयर आपने जो सैलरी पे करी है विच इज 140, इसके अंदर 30,000 रुपीज इंक्लूड है फॉर द ईयर 2011। मतलब आपने जो ये सैलरी पे करी है 140, इसमें 30,000 तो प्रीवियस ईयर की है। क्लियर बच्चों? और आगे लिखा हुआ है कि इस ईयर की एंड में, इस ईयर की एंड में आपको 10,000 रुपीज देना बाकी है। मतलब कुल मिला के इस 140 में 30 तो प्रीवियस ईयर की है, और इस ईयर की एंड में आपको 10,000 रुपीज अभी भी और देनी बाकी है। चलो आगे क्या लिखा हुआ बेटा? थर्ड पॉइंट, ऑन 1 जनवरी 2012, मतलब ये इसी ईयर की बात कर रहा है, मतलब इस ईयर की बिगनिंग में, इस ईयर की बिगनिंग में द क्लब ओन बिल्डिंग 10 लाख, फर्नीचर 1 लाख एंड बुक्स 1 लाख। मतलब आपके पास ये जो क्लब है बेटा, जो क्लब है उस क्लब के पास बिगनिंग में 3 चीजें पड़ी हुई थी। बिगनिंग में 3 चीजें पड़ी हुई थी। बिगनिंग देखो बेटा, ये बिगनिंग डेट है ना, तो क्लब के पास इस ईयर की बिगनिंग में 3 चीजें पड़ी हुई थी, विच इज बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, फर्नीचर था 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए की बुक्स थी। क्लियर बच्चों? तो ये पूरा मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलो सबसे पहले ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। समझना बेटा, ये आपका क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, और ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी। अच्छा सर ये क्या है? अगर अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये क्या है बेटा? याद करो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक कैपिटल फंड के बारे में बताया था, है ना बच्चों? मैंने उसमें आपको बोला था कि अगर अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बच्चों अगर अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दे रखा है तो अपन को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जो होगी अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो बेटा, डेट देखो, ये डेट देखो आप, और एक ये डेट देखो, दोनों में फर्क है? हाँ सर, ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अपन लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड लिख के अगर सरप्लस हुआ तो ऐड, अगर डेफिसिट हुआ तो लेस कर देंगे। बट बेटा अगर क्वेश्चन में अपने को कैपिटल फंड गिवन ही नहीं है, समझना, अगर अपने को क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं गिवन है तो अपन को एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जो होगी अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या होगी बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट से अपन एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो जाके अपनी कैपिटल फंड निकलेगी, और उस कैपिटल फंड को अपन क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर अगर सरप्लस हुआ तो ऐड, और डेफिसिट हुआ तो लेस। बढ़े आगे? बड़े बच्चों आपको समझ में आ गया मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई? टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड। और सर कोई पूछे व्हाट इज कैपिटल फंड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कोई आपसे पूछे व्हाट इज कैपिटल फंड? सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्लियर बच्चों? बड़े आगे करें शुरू? चलो सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सबसे पहले अपन रिसिप्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है बेटा टू बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2012। अपने को 1 जनवरी का बैलेंस दे रखा है 35,000। अब मुझे बताओ, अपन ने क्या मान के चला बेटा? इसको कैश बैलेंस मान के चला। अब मुझे बताओ अपने पास 1 जनवरी 2012, सुना बच्चों, अपने को 1 जनवरी 2012 का कैश बैलेंस दे रखा है 35,000। अब जल्दी से मेरे को जवाब दो बेटा, अपनी कैश क्या होती है? एसेट।
कैश क्या होता है बेटा, एसेट। और अब मुझे बताओ ये जो बैलेंस है 35,000 विच इज ओपनिंग, तो अपनी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा या क्लोजिंग बैलेंस शीट? डेफिनेटली बेटा डेट क्या लिखी हुई है, 1 जनवरी 2012, और 1 जनवरी 2012 मतलब ये वाली बैलेंस शीट, और अपना कैश बैलेंस, और कैश क्या होती है बच्चों, एसेट। तो यहां पे अपन ने लिखा कैश इन हैंड। क्लियर बच्चों, बड़े आगे पक्का। अच्छा सर अब इसको भी ट्रीटमेंट कर ले, बाय बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2012। अब बच्चों 31 दिसंबर 2012 मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग मतलब ये क्लोजिंग कैश दे रखा है, और क्लोजिंग कैश, कैश क्या होती है बच्चों, एसेट। तो क्लोजिंग कैश अपना कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितना है सर, 20,000। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी सब का ट्रीटमेंट अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलो ये सब आपने एडजस्टमेंट्स देख लिए थे। अब सुनना बेटा, जो जो एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है, क्लियर, उसमें अपन पहले समझेंगे फिर इसको आगे बढ़ेंगे। चलो सबसे पहले आ जाओ सब्सक्रिप्शन पे, जल्दी बताओ बेटा सब्सक्रिप्शन अपन कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वेरी गुड, कहाँ लिखते हैं अपन, इनकम साइड सर, ये लिखा मैंने बाय सब्सक्रिप्शन। ओके बढ़े आगे। चलो अब सब्सक्रिप्शन का बच्चों अपने को एडजस्टमेंट दे रखा है, विच इज फर्स्ट एडजस्टमेंट, ध्यान से सुनना। अच्छा पहला तेरा क्वेश्चन ये है कि अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए, जो अपने को रिसीव हुआ या जो अपने को इस ईयर आना चाहिए था। फिर से बोल रहा हूं बेटा, अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखना है। अब अपने को सब्सक्रिप्शन कौन सा लिखना है, जो इस साल रिसीव हुआ या इस साल अपने को रिसीव होना चाहिए था। मैंने आपको बताया था बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड मतलब इस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है जो अपने को आना चाहिए था। क्लियर बच्चों, ओके। अब देखो 2011 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, 2012 का अलग से दे रखा है, और 2013 का अलग से दे रखा है। समझना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, अपन कौन से ईयर में बैठे हुए हैं, 2012। क्या आपको 2012 का अलग से सब्सक्रिप्शन दे रखा है? मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे बच्चा कि भैया अपने को क्या 2012 का अलग से सब्सक्रिप्शन दे रखा है? हाँ सर, 1 लाख रुपीज अपन को अलग से दे रखा है। चलो तो यहां पे अपन ने शुरुआत करी थ्रू 1 लाख। अब अपने को ये देखना है कि भैया इस ईयर अपने को, अच्छा ये 1 लाख क्या है सर, ये 1 लाख है अपने पास, इस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आया। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये जो अपन को 1 लाख गिवन है ना बच्चों, ये 1 लाख अपन को दे रखा है कि इस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आया। क्लियर, इस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आया। बट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखते हैं बेटा, इस ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था। ठीक है, तो 1 लाख आ गया। चलो अब अपन को देखते हैं कि इस ईयर का एक्चुअली आना कितना चाहिए। द क्लब हैज 50 मेंबर्स। क्लब के पास बेटा 50 मेंबर है, ध्यान से सुनना, क्लब के पास 50 मेंबर है। एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500। बेटा क्लब के पास कितने मेंबर है, 50 मेंबर, और हर मेंबर 2500 रुपए दे रहा है, मतलब हर मेंबर 2500 दे रहा है। तो बेटा अगर 50 इंटू 2500 करूंगा तो मतलब आएगा 1,25,000। समझना बच्चों, मतलब क्लब में कितने मेंबर है, 50 मेंबर, और हर मेंबर कितने रुपए दे रहा है, 2500 रुपए। तो अगर क्लब में 50 मेंबर है और हर मेंबर अगर 2500 रुपए दे रहा है, तो टोटल कितना सब्सक्रिप्शन है जो हर मेंबर से आना, मतलब कितना सब्सक्रिप्शन है जो एक एनपीओ को रिसीव होना चाहिए था, विच इज 50 इंटू 2500। तो अगर 50 इंटू 2500 करोगे तो आएगा 1,25,000। तो ये 1,25,000 वो सब्सक्रिप्शन है जो इस ईयर का आना चाहिए था। तो ये देखो मैंने बाहर लिखा, क्योंकि अपन बाहर क्या लिखेंगे बेटा, वो सब्सक्रिप्शन जो अपन को इस ईयर आना चाहिए था। अब ये कैसे निकाला सर, 50 इंटू 2500। क्लियर, बढ़े आगे। अब सर मुझे एक बात बताओ, इस ईयर का अपने को 1,25,000 का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, बट अपने को इस ईयर का, ये देखो अपन को बच्चों इस ईयर का रिसीव कितना हुआ, 1 लाख। अच्छा मुझे बताओ इस ईयर का आना कितना चाहिए था, 125, और इस ईयर का अपने को रिसीव कितना हुआ बेटा, 1 लाख। इट मींस 25,000 रुपीज अभी भी इस ईयर का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है।
ये चीज समझ में आई? मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने को इस ईयर का टोटल कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था 125, और अपने को इस साल का बेटा सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ 1 लाख, मतलब डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 25,000, मतलब 25,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन अभी भी आना बाकी है। तो अपने लिए आउटस्टैंडिंग, अपने लिए क्या है बच्चों ये आउटस्टैंडिंग, और अपने लिए है ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्या है बच्चों अपने लिए ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को अपन क्या करते हैं बेटा प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड। कितना बच्चों 25,000, ये 1 लाख प्लस 25,000 इज इक्वल्स टू 1,25,000। आई होप सो ये अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार फिर से बोल देता हूँ बेटा 125 अपन को आना चाहिए, और इस ईयर का अपने को रिसीव कितना हुआ 1 लाख, इट मीन्स 25,000 रुपीज अभी भी इस साल का आना बाकी है। बढ़े आगे, पक्का इस ईयर का ही है ना बेटा, इस ईयर का आना बाकी है, मतलब अपने लिए आउटस्टैंडिंग, और अपने लिए आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है या आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, अपने लिए आना बाकी है, मतलब इसी ईयर का आना बाकी है, तो अपने लिए क्या बेटा ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड अपन क्या करते हैं बेटा प्लस। क्लियर? बढ़े आगे। अच्छा अभी ये टॉपिक बाकी है बेटा, ये अभी और सब्सक्रिप्शन बाकी है, ये अपन आगे और डिस्कस करेंगे। ओके फिलहाल ये कंप्लीट हो गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा ट्रीटमेंट इसका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं बेटा रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल। अपने लिए इनकम है बाय रेंट। कितना रेंट हुआ बेटा 70,000। चलो आगे बढ़े, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। अब अपन ने एक न्यूज़पेपर बेचा बेटा, तो न्यूज़पेपर बेचना अपने लिए इनकम है बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। चलो बताओ बेटा न्यूज़पेपर को बेच के कितने रुपए आए 10,000। बढ़े आगे। चलो उसके बाद प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम करवाया होगा, एक एनपीओ ने कोई प्रोग्राम करवाया होगा एंटरटेनमेंट, उससे प्रॉफिट हुआ, तो अपने लिए इनकम है बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट। कितना प्रॉफिट हुआ बेटा 40,000। चलो ये चीज क्लियर हो गई। बढ़े आगे। ओके अब आ जाते हैं बेटा पेमेंट साइड। पेमेंट में ध्यान रखना सैलरी सबसे पहला है बेटा सैलरी, और सैलरी का अपने को एडजस्टमेंट दे रखा है विच इज एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा सैलरी क्या है बेटा अपने लिए एक्सपेंस, तो यहां लिखा मैंने 2 सैलरीज। अब सैलरी बेटा मैं अंदर लिखूंगा। सर आपने अंदर क्यों लिखा, बिकॉज इसका अपने को एडजस्टमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा एडजस्टमेंट। चलो कौन सा एडजस्टमेंट है सर, एडजस्टमेंट नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2012, ध्यान से सुनना 31 दिसंबर 2012 मतलब इस ईयर की बात है, और इस ईयर में भी कौन सी 31 दिसंबर, मतलब ये ओपनिंग है बेटा क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब 31 दिसंबर 2012 सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, मतलब कुल मिला के ये बोल रखा है कि इस ईयर की एंड में 10,000 रुपये सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस ईयर की एंड में अपने को 10,000 रुपीज सैलरी देना बाकी है। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे, अभी जो 10,000 रुपीज इस ईयर की एंड में देना बाकी है, समझना बच्चों, अपन को क्या लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2012 सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000, मतलब इस ईयर की एंड में 10,000 रुपीज की सैलरी पे करना बाकी है। और बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अपन बनाते हैं वो कौन से बेसिस पे बनाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। और एक्रूअल क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड, डजंट मैटर व्हेनेवर द सेटलमेंट टेक प्लेस, मतलब आपका इस ईयर में 10,000 रुपीज सैलरी देना बाकी है, तो वो इस ईयर का एक्सपेंस है या नेक्स्ट ईयर का, डेफिनेटली ड्यू कब हो रहा है बच्चों इस ईयर, तो वो इस ईयर का एक्सपेंस है, तो उसमें अपन ऐड कर देंगे। सर किस नाम से ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट एंड। सर क्यों, बिकॉज देखो डेट क्या है बेटा, इस ईयर की एंड में देना बाकी है, कितना 10,000। क्लियर है बच्चों, इसलिए मैंने क्या कर दिया इसको ऐड। अच्छा आगे देखो, सैलरी पेड इन 2012 इंक्लूड्स 30,000 फॉर द ईयर 2011, मतलब ये जो 140 अपन ने सैलरी पे करी है इसमें 30,000 की सैलरी 2011 की है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन क्या लिखेंगे फॉर द ईयर, तो अब मुझे बताओ अपन ने जो 140 पे करा उसमें से 30,000 2011 की है, और अपन को चाहिए सिर्फ इस ईयर की सैलरी, तो अब मुझे बताओ कि अगर अपन ने 140 पे करी उसमें 2011 की 30,000 है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस ईयर का बनाना है, और इस ईयर में आपने जो सैलरी पे करी है उसमें 30,000 2011 की है, इस ईयर कितनी है, उसको अपन क्या करेंगे बेटा माइनस सैलरी फॉर 2011, कितनी पे करी आपने बेटा 30,000। क्लियर है,
ये चीज समझ में आई? बढ़े आगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 1,20,000। क्लियर? बढ़े आगे। ओके, जनरल एक्सपेंस, ये तो अपन को एज इट इज लिखना है, इसका सर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, ये लिखा मैंने जनरल एक्सपेंस। कितना है सर जनरल एक्सपेंस? 30,000। चलो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ध्यान से देखना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना एक्सपेंस है? 20,000। ओके, उसके बाद दे रखा है बेटा बुक्स। नाउ उस बुक्स पे मैंने स्टार लगा रखा है। सर आपने स्टार क्यों लगाया? सुनना, एक होता है बेटा बुक्स, एक होता है न्यूज़पेपर। अब मुझे एक बात बताओ, बुक्स और न्यूज़पेपर में कुछ फर्क है? यस, बुक्स और न्यूज़पेपर में ये फर्क है बेटा कि जो बुक्स अपन खरीदते हैं तो बुक्स का यूटिलाइजेशन अपन क्या एक साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं? समझना, बुक्स का जो यूटिलाइजेशन है, मतलब बुक्स जो अपन खरीद के लाते हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या अपन एक साल के अंदर खत्म कर देते हैं? नहीं, मतलब ये जो बुक्स है उसका बेनिफिट अपन को मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक मिलता है। तो ये जो बुक्स है वो अपने लिए है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझना बच्चों, समझना, बुक्स और न्यूज़पेपर। अच्छा मुझे बताओ, आज का जो अपन ने न्यूज़पेपर खरीदा, क्या उसको अपन कल पढ़ सकते हैं क्या? या अपन ने मान लो कि आज जो कोई न्यूज़पेपर खरीदा, क्या वो कल काम आएगा? क्या कैसे काम आएगा? क्योंकि आज का न्यूज़पेपर आज की खबर बताएगा, कल का न्यूज़पेपर कल की खबर बताएगा, परसों का न्यूज़पेपर परसों की खबर बताएगा। मतलब आज का अगर कोई न्यूज़पेपर है तो वो कल यूजलेस हो जाएगा। बट बेटा अगर आपने कोई बुक्स खरीदी तो बुक्स वो एसेट होती है जिसका बेनिफिट अपन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक उठाते हैं। तो जो बुक्स अपन ने खरीदी है तो बुक्स का बेनिफिट अपन कब तक उठाते हैं बेटा? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक। तो बुक्स पे जो अपन ने खर्चा किया वो अपने लिए है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए अपन बुक्स को क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस शीट में लिखेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसको स्टार लगाया है, क्लियर? तो ये जैसे ही बैलेंस शीट अपन ड्रॉ करेंगे तब अपन बुक्स को लिखेंगे। तो फिलहाल ये चीज ध्यान रखना बेटा, बुक्स अपने लिए क्या होती है? एसेट। क्या होती है बेटा? एसेट, बिकॉज बुक्स का बेनिफिट अपन कब तक उठाते हैं? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? तो बुक्स अपने लिए क्या है बेटा? एसेट। अब न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर अपने लिए एक्सपेंस है। ओके, बताओ न्यूज़पेपर पे कितना खर्चा किया अपन ने? 40,000। ओके सर, ये अपना बाय बैलेंस एज एट 31/12/2012 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर बच्चों? अब इसको बैलेंस करें। अच्छा, अगर इसको अपन बैलेंस करेंगे तो ये वाली साइड शॉर्ट है। देखो नॉर्मली देख लो बेटा कि अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो या तो ये वाली साइड शॉर्ट आएगी या तो ये वाली साइड शॉर्ट आएगी। फिलहाल ये वाली साइड शॉर्ट है तो ये अपना हो गया बेटा सरप्लस। क्या हो गया बच्चों? सरप्लस। और इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 35,000। फिर इसकी टोटल कर देना। क्लियर बच्चों? ये चीज समझ में आई? बढ़े आगे। ओके, अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। ओके सर, अब देखो दोनों बैलेंस शीट में फर्क क्या है? सर ये है ओपनिंग और ये है क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट की ये वाली जो बैलेंस शीट अपन बना रहे हैं, सर ये क्यों बना रहे हैं? ये बना रहे हैं टू कैलकुलेट द कैपिटल फंड, और इस बैलेंस शीट से जो कैपिटल फंड आएगा वो अपन इस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। ओके सर, ये अपन ने कैश लिख दिया। अच्छा, अब देखो अपने पास कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी अपने पास ओपनिंग की कोई अपने पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ सर, अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं अपन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011। समझना बच्चों 30। अच्छा ये अपन क्या बना रहे हैं? 1 जनवरी 2012। अच्छा ये बात अच्छे से पता है कि 31/12/2011 मतलब 31 दिसंबर 2000। सुनना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, 31 सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, 31 दिसंबर 2011। समझना 31 दिसंबर 2011 को जो भी आपके बैलेंसेस रहे होंगे वो कहां कैरी फॉरवर्ड होंगे? डेफिनेटली 1 जनवरी 2012 में। मतलब पिछले ईयर के क्लोजिंग इस ईयर की क्या बनते हैं बच्चों? ओपनिंग। मतलब कुल मिला के अपने को 31 दिसंबर 2011 के जो भी बैलेंसेस अपन को दे रखे हैं वो अपन को इस बैलेंस शीट में लिखने पड़ेंगे। सर क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले साल के जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो बेटा इस ईयर क्या बनते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो अब समझना
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसा सब्सक्रिप्शन जो अभी तक आना बाकी है। मतलब 31 दिसंबर 2011, मतलब पिछले ईयर की एंड में, समझना बच्चों, पिछले ईयर की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन था जो आना बाकी था। तो अपन ने पिछले ईयर की कहां पे लिखा होगा बेटा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, बिकॉज आना बाकी है। तो पिछले ईयर के जो भी एसेट्स में अपन ने चीजें रिकॉर्ड करी वो अपन कहां लिखेंगे, इस ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो अपन की ये ओपनिंग बैलेंस शीट और अपने लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आना बाकी है इन बिगनिंग। कितना बच्चा, 30,000। क्लियर, बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। ऑन 31 दिसंबर 2012, चलो ये कोई अच्छा याद है, सैलरी पेड इन 2012, ध्यान से सुनना बच्चों, सैलरी पेड इन 2012 इंक्लूड्स 30,000 फॉर द ईयर 2011, मतलब कुल मिला के अपन ने जो सैलरी पे करी, ध्यान से सुनना बच्चों, अपन ने जो इस ईयर सैलरी पे करी 140, इसमें 30,000 प्रीवियस ईयर की सैलरी थी। समझना, अपन ने जो सैलरी इस ईयर पे करी विच इज 140, इस 140 में 30,000 पिछले साल की सैलरी थी, मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल की सैलरी जो आपकी लाइबिलिटी थी, सुना बच्चों, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने इस ईयर पे करी, तो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी रही होगी वो कहीं ना कहीं पिछली साल की बैलेंस शीट में शो हो रही होगी। समझना बच्चों, रटना मत, किसी चीज को रटना मत, यहां समझना, सैलरी पेड इन 2012 इंक्लूड्स 30,000 फॉर द ईयर 2011, मतलब आपकी जो इस साल आपने सैलरी पे करी, कितनी पे करी, 140, इस 140 में 30,000 सैलरी इज बिलोंग टू 2011, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो 2011 में जो आपने बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें आपने एक सैलरी को लायबिलिटी में शो किया होगा विच इज अनपेड। समझना बेटा, सैलरी अनपेड कितनी, 30,000, और जैसे ही इस ईयर में आप आए तो इस ईयर में आपने वो 30,000 की सैलरी पे कर दी। तो अब समझना कि भैया आपने इस ईयर 30,000 रुपीज की सैलरी पे करी विच इज बिलोंग्स टू 2011, तो मतलब वो बैलेंस, ये जो 30,000 का बैलेंस है बेटा, ये जो 30,000 की जो अपने सैलरी पे करी, ये कहीं ना कहीं पिछली बैलेंस शीट से आ रही होगी, कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से आ रही होगी, और सैलरी पे करना पिछले साल बाकी था, पिछले साल 30,000 रुपीज की सैलरी पे करना बाकी था, तो वो जैसे ही इस ईयर आएगी तो है तो अपनी लायबिलिटी, सैलरीज अनपेड, ठीक बेटा। तो जैसे ये सैलरी इस ईयर अपन ने बैलेंस शीट जब बनाई, सैलरी अपनी अनपेड है, तो जैसे अपन इस ईयर आया तो अपन ने इस ईयर उस सैलरी को पे कर दिया। क्लियर, अपन ने यहां से क्यों माइनस किया, बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर। क्लियर, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, ऑन 1 जनवरी 2012, अब अपने को 1 जनवरी 2012 के कुछ बैलेंस दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है। अच्छा बताओ बेटा, बिल्डिंग क्या होती है अपनी, एसेट, ओके। ये बिल्डिंग कितनी दे रखी है अपने पास सर, 10 लाख। बिल्डिंग के बाद क्या दे रखा है सर, फर्नीचर। अच्छा बताओ, फर्नीचर कितना दे रखा है बेटा अपने पास, 1 लाख। अच्छा और क्या दे रखा है सर, बुक्स दे रखा है 1 लाख, ये बुक्स लिखा मैंने 1 लाख। क्लियर, चलो अब इसको बैलेंस करें बेटा, तो ये वाली साइड शॉर्ट आएगी, तो ये साइड क्या शॉर्ट होगी, क्या डिनोट करेगी, कैपिटल फंड, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करें। देखो ये 30 से ये 30 कट गया, तो चलो 10 लाख प्लस 1 11 लाख प्लस 1 12 लाख, 12 लाख प्लस 35,000 इज इक्वल्स टू 12 लाख 35,000। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर, बढ़े आगे, चलो अब इस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो ईयर की जो बैलेंस शीट होती है वो इस ईयर से कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब जो जो बैलेंसेस अपने को यहां दे रखे हैं उसको ध्यान में रख के अपने को ये बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर, चलो कैश इन हैंड ये अपन ने लिख दिया यहाँ पे, सर ये कहां से आया था, ये यहां से आया था, सर ये कहां से आया, ये यहां से आया। क्लियर, चलो अब बात करते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। यहां पे तो क्या था, बिगिनिंग, बट यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, एंड। अब देखना, अब मजा आएगा। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, देखना बेटा अब मजा आएगा।
ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2012 11 सॉरी, मतलब 31 दिसंबर 2011, मतलब पिछले साल की एंड में, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब पिछले साल की एंड में, देखो डेट देखो, पिछले साल की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन देना बाकी था, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव होना बाकी था। समझना बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011, मतलब पिछले साल की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आना बाकी था। अब इधर देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में अपने को 2011 का रिसिप्ट साइड 2011 का कितना रिसीव हो गया है, 25, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, पिछले साल की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन था जो आना बाकी था आउटस्टैंडिंग, और उस 30 में से इस ईयर, फिर से बोल रहा हूं बेटा, उस 30,000 में से इस ईयर अपने को देखो कितना आ चुका है, 25, मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अभी भी कितना, 5,000 आना बाकी है। तो ये लिखा मैंने 2011 5,000। क्लियर बच्चों, एक बार और समझा दूं। ओके, देखो पिछले साल की एंड में, ये डेट देखो 31 दिसंबर 2011, ये क्या है बेटा, पिछले साल की एंड, तो पिछले साल की एंड में 30,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन था जो आना बाकी था, और इस ईयर अपने को 2011 का कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, 25, मतलब कहीं ना कहीं 30 में से 25 अपन को रिसीव हो गया, मतलब 5,000 अभी भी है जो 2011 का आना बाकी है। तो ये लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2011 का 5,000 अभी भी आना बाकी है। चलो अब देखते हैं क्या इस ईयर कोई सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर की एंड में कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यस, ये रहा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब पिछले साल का 5, इस साल का देखो बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ये एंड है, मतलब यहां पे लिखेंगे, मतलब एंड में अपने को 25,000 रुपीज और आना बाकी है। तो इस ईयर की एंड में अपने को 25,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, मतलब 5,000 पिछले साल का और 25,000 इस साल का, मतलब टोटल 30,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अपन को आना बाकी है। क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। अब बात करते हैं बिल्डिंग की। अच्छा मुझे बताओ, कहीं भी अपन ने रिसिप्ट या पेमेंट में कहीं भी बिल्डिंग शो कर रहा है, समझना बच्चों। अच्छा बिल्डिंग अगर अपन ने खरीदी, अगर बच्चों अपन ने मान लो बिल्डिंग खरीदी तो अपन बिल्डिंग में ऐड कर देते हैं परचेज, और अगर अपन ने मान लो बिल्डिंग सेल करी तो उसमें से अपन लेस करते हैं। अच्छा बिल्डिंग, ध्यान सुनना बेटा, बिल्डिंग पे अपन क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। तो कहीं भी आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, अगर आपने कोई बिल्डिंग बेची, यहां पे देखो बेटा, यहां पे देखो, कहीं भी आपने कोई बिल्डिंग खरीदी या कहीं भी आपने कोई बिल्डिंग बेची या आपने डेप्रिसिएशन लगाया बिल्डिंग पे, कुछ हुआ, मतलब कुल मिला के जो ओपनिंग में अपने पास बिल्डिंग थी वही की वही अपने पास क्लोजिंग में बिल्डिंग है। क्लियर, बढ़े आगे बच्चों। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों, फर्नीचर। क्या है अपने पास, फर्नीचर। अच्छा सेम, क्या फर्नीचर अपन ने कोई खरीदा, क्या फर्नीचर अपन ने बेचा, क्या फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन है, नहीं, तो सर जो ओपनिंग था वही का वही क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। क्लियर बच्चों, ओके। अब देखना बुक्स में, अपने पास बुक्स कितनी थी बच्चों, 1 लाख, और देखो पेमेंट साइड में अपन ने बुक्स खरीदी कितनी, 50, एड परचेज, मतलब 1 लाख तो अपने पास पहले से ही थी और 50,000 रुपीज अपन ने और खरीदी, टोटल अपने पास बुक्स कितनी होगी बेटा, 1,50,000। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो ओके, क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। अच्छा अब इस साइड आ जाओ, सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा कैपिटल फंड। क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड। बताओ कितना है कैपिटल फंड, 12,35,000। अच्छा कैपिटल फंड में अपन सरप्लस क्या करते हैं बच्चों, ऐड। अच्छा कहां है सरप्लस, सर ये रहा सरप्लस, 12,70,000। क्लियर, चलो अब बेटा यहां पे जो सैलरी अनपेड दे रखी है ना वो पिछले साल की है। चलो क्या देखो इस ईयर में आपने कोई ऐसी सैलरी है जो पे करना बाकी है, यस सर, ये देखो 31 दिसंबर 2012 सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब इस ईयर की एंड में
10,000 रुपीज सैलरी देना बाकी है, एंड सैलरी देना बाकी है। अपनी एसेट है लायबिलिटी विच इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट एंड। सुनना बच्चों, ये था बिगनिंग, ये अपने लिए एंड। कितनी सैलरी देना बाकी है सर? ये रही 10,000 रुपीज। बढ़े आगे, बढ़े बच्चों। चलो अब देखो, ऐसी कोई चीज है जो अपन ने स्किप कर दी है, ये लिख दिया, ये हो गया 2013। देखो बेटा, अपने को जो सब्सक्रिप्शन मिला एक इस ईयर, अपने को 3 सब्सक्रिप्शन मिले, 2011 का भी मिला, 2012 का भी मिला और 2013 का भी मिला। अब सोचो बेटा, 2013 का जो अपने सब्सक्रिप्शन मिला है तो अभी कौन सा ईयर है अपने का? 2012, और अपने को 2013 का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो अपने लिए वो बेटा एसेट है या अपनी लायबिलिटी? सर हमारी वो लायबिलिटी है। तो विच इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अच्छा, अभी अपन बैठे कौन से ईयर में बेटा? 2012 में, और अपने को 2013 का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो अपने लिए एडवांस है 20,000। क्लियर है बच्चों? अब देखो, ऐसी कोई चीज जो अपन ने लेफ्ट कर दी है, ये सब कुछ हो गया? यस सर, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। चलो, ये आप टोटल करोगे तो ये आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। क्लियर बच्चों? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो बच्चों ये शुरुआत है, क्लियर? अभी तो ये स्टार्टिंग है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, अपने को धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल और बढ़ाने पड़ेंगे। क्लियर? तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एनपीओ का, जिसमें अपन ने सब चीजें कवर करी है, मतलब धीरे धीरे अपन और भी आगे कवर करेंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप समझना और फिर बिना देखे इसको एक बार ट्राई करना। क्लियर है बच्चों? ओके, कॉपी कर लो उसको फास्ट। चलो बच्चों, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मतलब वही अपन को बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ओके, अब अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है एज यूजुअल, कैश इन हैंड, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, प्रोसीड्स फ्रॉम टूर्नामेंट। अच्छा, पेमेंट की तरफ बात करें बेटा, तो अपने को पेमेंट में क्या क्या दे रखा है? रेंट, वेजेस, लाइटनिंग चार्जेस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंस, 8% फिक्स डिपॉजिट। और बेटा ये जो अपन ने फिक्स डिपॉजिट लिया है, ये फिक्स डिपॉजिट लिया है 1 अक्टूबर 2013, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? मतलब ये जो 8% एफडी अपन ने जो फिक्स डिपॉजिट करवाई है बच्चों, ये कब करवाई है? 1 अक्टूबर को। कितने की? 12,000 की। टूर्नामेंट का एक्सपेंस दे रखे 2020 और कैश इन हैंड ये अपना क्लोजिंग। ये बच्चों ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ओके, अब क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अपन देख लेते हैं। 31st March 2013, सुना बच्चों, 31st March 2013 इट मींस पिछले साल की एंड, मतलब इस साल की ओपनिंग। अपने को क्लब purchased books worth ₹20,000 एंड फर्नीचर 8,500। मतलब ये जो अपने को बैलेंस दे रखे हैं, बुक्स 20,000 और फर्नीचर 8,500, ये अपन को 31st March 2013 मतलब पिछले साल की क्लोजिंग। बेटा अगर पिछले साल की क्लोजिंग है तो डेफिनेटली इस साल की ओपनिंग है। मतलब इस साल की ओपनिंग को अपने को 2 बैलेंस दे रखा है, एक दे रखा है बुक्स विच इज 20,000 और एक दे रखा है फर्नीचर 8,500। चलो आगे देखते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन on these assets at 10% इंक्लूड परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो जो बुक्स और जो जो फर्नीचर आपके पास एसेट है उस पर अपन को डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों। कितना परसेंट? 10%। और आगे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड परचेज। मतलब अगर आपने इस ईयर के दौरान अगर और कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है तो उसको ऐड करके फिर डेप्रिसिएशन लगाना है। क्लियर? ये चीज अपन और देखेंगे आगे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर। सर व्हाट डू यू मीन बाय अरियर? अरियर मतलब वही सेम बेटा आउटस्टैंडिंग। तो मतलब अपने को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है इन द बिगनिंग 350 और एंड 550। मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 350 और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 550। ओके, द क्लब पेड 3 month रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग एज वेल एज एंड। मतलब क्लब ने 3 महीने जो रेंट है वो एडवांस में दे रखा है, बिगनिंग में भी और एंड में भी। फिर से देखते हैं बेटा, द क्लब पेड 3 month रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगनिंग और एज वेल एज एंड। मतलब क्लब ने 3 महीने का एडवांस बिगनिंग में भी दे रखा है और एंड में भी 3 महीने का एडवांस दे रखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैं फिर से बता देता हूं, अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते बेटा टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। और कोई पूछे व्हाट इज कैपिटल फंड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स माइनस लायबिलिटी। चलो शुरू करें। ओके सबसे पहले टू कैश इन हैंड, तो ये क्या है बच्चों अपने लिए ओपनिंग कैश, और ओपनिंग कैश अपने लिए क्या है, कैश क्या है बेटा अपने लिए एसेट, और एसेट अपन अपने लिए क्या है बेटा ये ओपनिंग, तो इसको अपन कहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश क्या होती है अपनी एसेट, तो यहां लिखेंगे अपन कैश इन हैंड। कितना है बच्चों अपने ओपनिंग 3190। क्लियर। अच्छा एक बार अपन कैश लिख लें, ये अपने लिए क्या है बच्चों क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कहां लिखेंगे अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड। अच्छा क्लोजिंग कितना कैश पड़ा हुआ है अपने पास 2600। ओके बढ़े आगे। चलो एंट्रेंस फी। क्लियर बच्चों एंट्रेंस फीस। अब मेरे को बताओ एंट्रेंस फीस के आगे कुछ लिखा हुआ है या यहां एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसको अपन क्या मानेंगे रेवेन्यू। क्या मानेंगे बेटा रेवेन्यू। तो एंट्रेंस फीस 550, कहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि इतना परसेंट अपन को कैपिटलाइज करना है या ये पूरी एंट्रेंस फीस को अपन को कैपिटलाइज मानना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो उस केस में अपन होल एंट्रेंस फीस शुड बी रेवेन्यू। क्लियर। तो यहां लिखेंगे अपन बाय एंट्रेंस फी, अपने लिए इनकम है, एंट्रेंस फी अपने लिए क्या है बेटा इनकम। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। समझना अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो इसका 50% अपन कहां लिखते हैं बैलेंस शीट में। बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अपन होल एंट्रेंस फीस को अपन क्या मानेंगे बेटा रेवेन्यू। क्लियर। अगर मान लो ऐसा होता कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो इसका जो भी 50% आता वो अपन कैपिटल ट्रीट करते हैं, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो होल एंट्रेंस फीस को अपन ने क्या मान लिया रेवेन्यू, और उसको अपन ने कहां लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन, ध्यान से देखना बेटा सब्सक्रिप्शन। चलो अच्छा अपने को सब्सक्रिप्शन इन रिसिप्टेंट पेमेंट में कितना दे रखा है 18,000, तो यहां लिखा मैंने 18,000। अच्छा सब्सक्रिप्शन के बारे में एडजस्टमेंट है, यस सर ये दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर। सर व्हाट डू यू मीन बाय अरियर, आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग का भी दे रखा है और एंड का भी दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग क्या करते बेटा अपन लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग, और आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या करते हैं बच्चों प्लस। चलो बिगनिंग कितना है 350, ठीक है बच्चों, एंड कितना है 550, इसको सॉल्व करोगे तो 18,200। क्लियर है बच्चों। ओके नेक्स्ट डोनेशन, ध्यान से देखना ये लिखा मैंने डोनेशन। चलो बताओ डोनेशन कितना मिला अपने को 1650। ओके उसके बाद क्या लिखा हो बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं। सर क्यों स्टार क्यों लगाया बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस सुनना बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब ये वन टाइम रिसिप्ट है, वन टाइम रिसिप्ट है। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस अपन को एक मेंबर से मिलती है वो अपने लिए क्या है बेटा वन टाइम फी, अपने लिए क्या है बेटा ये वन टाइम फी। वन टाइम फी मतलब रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, तो ऑल द नॉन रिकरिंग इनकम आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर बेटा। सुना फिर से बताता हूं लाइफ मेंबरशिप फीस। सर आपने लाइफ मेंबरशिप फीस को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी क्यों लिख रहे हो, सुना बिकॉज मैंने आपको क्या बता रखा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब वो फी जो एक मेंबर पे करता है किसको एनपीओ को, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बना रह सके। तो सुनना बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब वो अमाउंट जो एक मेंबर एनपीओ को पे करता है ताकि उसकी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए रह सके। सुना तो अब लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब वन टाइम फी, एनपीओ को ये जो लाइफ मेंबरशिप फी मिलेगी वो सिर्फ एक बार मिलेगी। क्लियर बच्चों। अब मुझे बताओ एक बार मिलेगी मतलब एनपीओ के लिए ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब ये लाइफ मेंबरशिप फीस एनपीओ के लिए नॉन रिकरिंग इन नेचर है, एंड नॉन रिकरिंग नेचर है मतलब इसको अपन कहां लेंगे बैलेंस शीट में। अब अपने लिए रिसिप्ट है तो अपने लायबिलिटी साइड। क्लियर बच्चों। तो इसलिए मैंने यहां पे स्टार लगा दिया बिकॉज जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तब अपन लायबिलिटी साइड। चलो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ओके ध्यान से सुनना, अपन ने कोई डिपॉजिट करवा रखा था वहां से अपने को इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ऑन
डिपॉजिट। चलो कितना रिसीव हुआ 240। अब इसको मैंने अंदर लिखा, सर क्यों आपने अंदर क्यों लिखा, सुनना। ओके देखो बेटा, आपने डिपॉजिट ले रखा है, समझना, आपने एफडी करवा रखी है। बेटा अपन जो बैंक में एफडी करवाते हैं ना, वो अपने लिए एसेट होती है, क्लियर। तो ये जो अपन ने बैंक में एफडी करवा रखी है कितने की, 12,000 रुपए की। अपन ने बैंक में जो एफडी करवा रखी है कितने की, 12,000 रुपए की, और कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 8%। और ये जो अपन ने एफडी करवाई है वो कब करवाई है, 1 अक्टूबर। मतलब अपन ने बैंक में एफडी करवा रखी है 12,000 की, कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ, 8%। ये तो पूरे साल का है, बट अपन ने एफडी करवाई कब, अक्टूबर में। चलो अक्टूबर से लेके मार्च काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कितने महीने हुए बेटा, 6 मंथ्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 480, क्लियर। समझना, आपने बैंक में एक एफडी करवा रखी है 12,000 रुपए की, सुना, और 12,000 रुपए का कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको मिलता है, 8% पूरे साल का। अब बट आपने एफडी करवाई कब, अक्टूबर में, तो आपको इंटरेस्ट कितने मिलेगा बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 12,000 जो आपने इन्वेस्ट करे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8%, और कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है एफडी पे, 480। बट उस 480 में से समझना, अब जो मैं बात बता रहा हूं अब समझना बेटा, तो आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना, मतलब 6 महीने का, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आपको कितना मिलना चाहिए बेटा, 480, बट आपको मिला कितना है, 240। इसका मतलब आपके लिए 6 महीने का जो आपने एफडी करवाई थी 12,000 की, 8% 6 मंथ्स की, तो उसका 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 480। बट उस 480 में से अपन को रिसिप्ट कितने हुए हैं, सिर्फ 240। मतलब 480 माइनस 240 इज इक्वल्स टू 240। अभी भी इंटरेस्ट आना बाकी है। आई बात समझ में, मतलब अपन ये नहीं कह सकते एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जो आपने कमा लिया बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो 480 आपका 6 महीने का इंटरेस्ट बन गया, बट उसमें से आपको मिले कितने, 240। इट मींस 480 माइनस 240 अभी भी आना बाकी है। तो आपने लिखा है बेटा वो एक्रूड इंटरेस्ट। क्या आपने लिए, वो एक्रूड इंटरेस्ट, वो इसी ईयर का है, मतलब इसी ईयर का इंटरेस्ट है, तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। 240 आ गया, 240 और आना चाहिए, और इस ईयर का अपने पास कितना इंटरेस्ट है बेटा, 480। क्लियर। आप 11th में भी तो एक्रूड को अपन क्या करते थे, अपन ऐड करते थे, P&L बनाते थे। आपको याद हो 11th में P&L बनाते थे, और फिर अपने पास कोई भी इनकम आती थी लाइक कमीशन, फिर उसमें अपन मान लो नीचे लिखा होता था एक्रूड कमीशन, तो एक्रूड को अपन क्या करते थे बेटा, ऐड करते थे। उसी तरीके से अपन को 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 480, उसमें से 240 देखो रिसिप्ट में लिखा हुआ है 240 मिल चुका है, मतलब अभी भी 240 आना बाकी है। तो 240 अपन ने कमा लिया, अर्न कर लिया, बट नॉट येट रिसीव। तो अपने लिखा बेटा ये एक्रूड इनकम, और एक्रूड इसी ईयर की इनकम है क्योंकि अपन ने कमा लिया बट अभी तक अपन को मिला नहीं है, तो इसी ईयर की इनकम है, तो इसलिए अपन इसको ऐड कर देंगे। टोटल कितना हुआ, 480। क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। चलो बच्चों आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट। ये जो क्लब है बेटा उसने कोई टूर्नामेंट करवाया होगा, उससे कुछ प्रोसीड्स आया, तो वो अपने लिए इनकम है बाय प्रोसीड्स। अच्छा कितनी प्रोसीड्स आई बेटा, 2320। बड़े आगे। चलो अब आ जाए पेमेंट की तरफ। ओके, सबसे फर्स्ट पेमेंट है बेटा कौन सा, रेंट। ये लिखा मैंने रेंट। जल्दी बताओ बच्चों रेंट कितना है, 1680। अब सर रेंट का कोई एडजस्टमेंट है, यस रेंट का एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने रेंट को अंदर लिखा। बड़े आगे। सर कौन सा एडजस्टमेंट है, ये रहा, द क्लब पेड 3 मंथ रेंट। ध्यान से सुना, द क्लब पेड 3 मंथ रेंट इन एडवांस बोथ इन बिगनिंग एज वेल एज एंड। मतलब क्लब ने, समझना बच्चों, क्लब ने 3 महीने का रेंट एडवांस में भी पे कर रखा है, मतलब 3 महीने का रेंट बिगनिंग में भी एडवांस कर रखा है और एंड में भी एडवांस कर रखा है। सुनना, द क्लब पेड 3 मंथ रेंट, मतलब क्लब ने 3 महीने का रेंट एडवांस में दे रखा है, बोथ इन द बिगनिंग एज वेल एज एंड। मतलब क्लब ने, समझना बच्चों, क्लब ने 3 महीने का रेंट एडवांस में भी दे रखा है, मतलब बिगनिंग में भी दे रखा है एडवांस, और एंड में भी 3 महीने का एडवांस दे रखा है। बढ़े आगे। अब सर 3 महीने का कैसे निकालेंगे, चलो ये जो 1680 का जो अमाउंट है, समझना बच्चों, ये जो 1680 का जो रेंट का अमाउंट है, समझना 1680 ये जो अमाउंट है ये 12 मंथ्स का है। समझना ये जो अमाउंट है ये कितने महीने का बेटा, 12 मंथ्स का। अच्छा अपन को कितने महीने का निकालना है, 3 मंथ्स का, तो इंटू 3। तो ये जो अमाउंट है 1680 ये कितने महीने का है, 12 मंथ्स का, और अपन को कितने महीने का निकालना है, 3 मंथ्स का। तो 1680 अपॉन 12 इंटू 3, इसको सॉल्व करोगे 420। इसका मतलब 420
जो है एडवांस है 3 महीने का इन द बिगनिंग एज वेल एज एंड, मतलब क्लब ने ये 420 एडवांस दे रखा है इन द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में भी ये एडवांस दे रखा है और एंड में भी 3 महीने का एडवांस दे रखा है। तो कुल मिला के ये जो अमाउंट है, समझना, ये जो अमाउंट है 420, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लब पेड 3 मंथ रेंट इन एडवांस बोथ इन द, मतलब क्लब ने बिगनिंग में 3 महीने का एडवांस और इस ईयर की एंड में भी 3 महीने का एडवांस, समझना, मतलब क्लब ने इस ईयर की बिगनिंग में 3 महीने का एडवांस और इस ईयर की एंड में भी 3 महीने का एडवांस दे रखा है। तो एक है एडवांस इन द बिगनिंग और एक है एडवांस एट द एंड, समझना। तो ये जो अमाउंट है 1680 ये पूरे महीने का है, सॉरी पूरे साल का है, दिस अपॉन 12, और अपन कितने महीने का निकालना है बेटा, 3 महीने का, तो इंटू 3 मतलब 420, मतलब क्लब ने बिगनिंग में 420 एडवांस और इस ईयर की एंड में भी 420 का एडवांस दे रखा है, समझना। क्लब ने इस ईयर की बिगनिंग में 420 एडवांस और क्लब ने इस ईयर की एंड में भी 420 का एडवांस दे रखा है। तो एक है बेटा एडवांस इन द बिगनिंग और एक है एडवांस एट द एंड, क्लियर। तो एक है बेटा एडवांस इन द बिगनिंग और एडवांस इन द बिगनिंग, सुनना, इसी ईयर का एक्सपेंस है तो इसको अपन ऐड करेंगे एडवांस इन बिगनिंग माइनस, अब जो सोचो बेटा जो एंड में एडवांस दे रखा है, वो तो अगले साल का है, वो तो इस साल का तो नहीं है, वो तो अगले साल का है, तो एडवांस एट एंड 420 सॉल्व करोगे आएगा तो सेम 160, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बेटा, बिकॉज अपने 420 ऐड भी किया है, 420 लेस भी किया है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वेजेस, ये लिखा मैंने 2 वेजेस। अच्छा बताओ वेजेस कितना है, 2450, ओके। नेक्स्ट लाइटिंग चार्जेस, ये लिखा मैंने 2 लाइटिंग चार्जेस। बताओ बच्चों लाइटिंग चार्जेस कितना है अपना, 720, ओके। आगे बढ़े, अब आ जाओ बेटा बुक्स की अगर जब बात करें तो बुक्स बेटा अपने लिए कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, बुक्स अपने लिए एसेट है, क्लियर। तो इसको मैं स्टार लगा देता हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था बेटा बुक्स और न्यूज़पेपर, अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर आता तो उसको अपन यहाँ लिखते हैं, बट बुक्स अपने लिए क्या है बेटा, एसेट। एसेट को अपन कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में, क्लियर। चलो इसको अपन बाद में देखते हैं, स्टार लगा रखा है बेटा मैंने, इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको और इसको मैंने अभी स्टार लगा रखा है। चलो अब आ जाओ ऑफिस एक्सपेंस, ये लिखा मैंने 2 ऑफिस एक्सपेंस, ओके। ऑफिस एक्सपेंस कितना है बेटा, 4500। चलो आगे बढ़े, 8% फिक्स डिपॉजिट, समझना, ये जो बेटा फिक्स डिपॉजिट आपने करवा रखा है, तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये तो अपनी एसेट है, क्या है बच्चों अपने लिए एसेट, तो इसको अपन कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड, इसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो टूर्नामेंट एक्सपेंस, ओके, ये लिखा मैंने यहां पे टूर्नामेंट एक्सपेंस, कितना है बच्चों टूर्नामेंट एक्सपेंस, 2020, क्लियर। और ये जो कैश था ये अपन ने क्लोजिंग में लिख दिया। चलो अब सर अब कोई चीज ऐसी है जो रिमेनिंग है, यस सर एक चीज है जो रिमेनिंग है, विच इज, देखो यहाँ पे लिखा होता है बेटा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स, मतलब कुल मिला के क्लब के पास 31 मार्च 2013, मतलब इस ईयर की बिगनिंग, 31 मार्च 2013 मतलब इस ईयर की बिगनिंग, मतलब क्लब के पास इस ईयर की बिगनिंग में, सुना, 2 एसेट्स पड़ी हुई थी, बुक्स पड़ी हुई थी 20,000 और फर्नीचर पड़ा हुआ था 8,500। अब आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स एट द रेट 10% इंक्लूडिंग परचेज, मतलब इन दोनों एसेट्स पे आपको क्या लगाना है बेटा, डेप्रिसिएशन। और अगर आपने इस ईयर के दौरान कोई एसेट्स और खरीदी भी है, अगर आपने इस ईयर के दौरान बुक्स या फर्नीचर को खरीदा भी है तो उसको इंक्लूड करके फिर डेप्रिसिएशन लगाना, क्लियर। चलो तो डेप्रिसिएशन अपने लिए बेटा एक्सपेंस है, तो यहां लिखा मैंने 2 डेप्रिसिएशन, किस किस पे लगाना है, एक तो लगाना है सर बुक्स पे और किस पे लगाना है सर, फर्नीचर पे। चलो बढ़े आगे, बुक्स और फर्नीचर, ओके। अब देखो अपने पास बेटा स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी, देखो जल्दी, अपने पास स्टार्टिंग में बुक्स कितनी थी बेटा, 20,000। अब यहाँ पे देखो पेमेंट में देखो क्या अपन ने पूरे साल भर बुक्स खरीदी, यस सर, ये कितनी खरीदी बेटा, 2480, मतलब अपने पास बिगनिंग ऑफ द ईयर में बुक्स कितनी थी, 20,000। अच्छा अपन ने और बुक्स कितनी करी, खरीदी 2480, मतलब टोटल 20,000 अपने पास बुक्स थी और उसके बाद अपन ने 2,480 की बुक्स और खरीदी, तो टोटल अपने पास बुक्स कितनी होगी बेटा, 22,480, क्लियर है यहाँ तक। अब 22,480 का अगर अपन 10% करें तो कितना आता है, 224
2248। ये समझ में आ गया 2248 कैसे आया? एक बार फिर से देखें। ओके, अपने पास क्लब के पास कितनी बुक्स थी बेटा स्टार्टिंग में? 20। अब देखो पेमेंट साइड में अपन ने और बुक्स खरीदी 2480, मतलब 20,000 तो बिगनिंग में थी, अपन ने और बुक्स कितनी खरीदी बेटा? 2480। टोटल अपने पास बुक्स कितनी हो गई? 22,480। क्लियर? अब इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है? 10%। तो 22,480 का 10% कितना आता है? 2248। आगे बढ़े, अब बात करते हैं फर्नीचर की। अब आ जाओ बेटा फर्नीचर पे। अपने पास बिगनिंग में फर्नीचर कितना था? 8,500। अब यहाँ देखो, क्या अपन ने कोई फर्नीचर खरीदा? नहीं। तो 8,500 का 10% विच इज 850। इन दोनों को टोटल कर दोगे, इन दोनों की टोटल कर दोगे। क्लियर? बढ़े आगे। चलो, अब अपन को क्या निकालना है बेटा? या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। तो यहां पे आ जाएगा सरप्लस एंड दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? चलो अब बताओ सरप्लस कितना आ रहा है फटाफट, जल्दी बताओ बेटा। सरप्लस कितना आ रहा है? इसको अपन ने सॉल्व किया 8732। क्लियर? बढ़े आगे। ओके, अब सर अपन बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। अब अपन बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, ठीक है? ओके, अब बेटा बैलेंस शीट में ये कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर अपन ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। क्लियर? चलो, और कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है बेटा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। बढ़े आगे। ओके, अब मुझे बताओ कौन कौन सी, अच्छा पहले इसमें देखो, पहले इसमें देखो बेटा, कौन कौन सी चीजें अपने पास ऐसी है जो बिगनिंग से रिलेट करती है? समझना सर, बिगनिंग बिगनिंग बिगनिंग, ये रहा बेटा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में अपना सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग था? 350। तो अपने लिए वो एसेट है, अपने लिए एसेट है बेटा। तो ये लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब बिगनिंग वाली सारी चीजें यहाँ आएगी और क्लोजिंग वाली सारी चीजें यहाँ आएगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगनिंग कितना है बेटा? बिगनिंग में 350। क्लियर? पहले सारी बिगनिंग कर लेते हैं, फिर इसको देख के अपन ये बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो, अच्छा और देखो और कौन सी चीजें बिगनिंग में है? बिगनिंग में सर ये एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ आएगा? ये इस वाली बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर? चलो ओके, ये रहा बिगनिंग। अब बेटा आपने रेंट एडवांस दे रखा है, समझना, आपने रेंट एडवांस दे रखा है। तो अब सोचो अगर आपने कोई भी रेंट एडवांस में दे रखा है, मतलब कोई भी आपने एक्सपेंस, समझना, कोई भी अगर आपने एक्सपेंस एडवांस में दे रखा है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस एडवांस में दे रखा है, तो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में दे रखा है, तो मुझे बताओ आपके लिए वो एसेट हुआ, मतलब आपके लिए प्रीपेड नहीं हुआ? समझना बेटा, आपके लिए प्रीपेड हुआ, और प्रीपेड अपने लिए क्या होती है? एसेट। तो ये बिगनिंग और ये एंड, बिगनिंग वाला यहां लिखेंगे और एंड वाला यहां लिखेंगे। क्लियर? रेंट इन एडवांस कितना बेटा? 420। चलो अच्छा देखो और कौन सी चीजें बिगनिंग में है? सर अब तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ देखो कोई बिगनिंग में है, ये सर ये रहा 31 मार्च 2013। अच्छा बेटा 31 मार्च 2013 मतलब इस ईयर की तो ओपनिंग है, मतलब पिछले ईयर की क्लोजिंग इस ईयर की ओपनिंग है। तो अपने पास ओपनिंग में एक तो बुक्स पड़ी थी 20 की और फर्नीचर पड़ा था 8,500 का, तो अपने लिए एसेट है। तो ये लिखा मैंने अपने फर्नीचर कितना पड़ा था? 8,500। अच्छा बुक्स कितनी की पड़ी थी अपने पास? 20,000। चलो बढ़े आगे, पक्का बढ़े। ओके, अब इसका बैलेंस करोगे तो यहां पे आएगा बच्चों कैपिटल फंड, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? जल्दी मुझे सॉल्व करके बताओ, जल्दी इसको सॉल्व करो। 32,460। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेना एक बार। बढ़े आगे। चलो अब आ जाओ बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। ओके, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे सर? इसको ध्यान में रख के अपन ये क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो कैश अपन ने लिख दिया। अब यहां लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, यहां क्या आ जाएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। अच्छा ढूंढो कहां है एंड में? ये रहा सर, कितना? 550। ओके, आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा है। क्लियर बेटा? अब आ जाओ रेंट इन एडवांस। ओके, यहां पे अपन ने कौन सा लिखा था? बिगनिंग, और यहां पे अपन ने कौन सा लिखेंगे? एंड। चलो ये रहा बेटा एडवांस, एडवांस सॉरी रेंट इन एडवांस कितना बेटा? 420। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं सर फर्नीचर पे। ये लिखा मैंने यहाँ पे फर्नीचर। अच्छा बताओ बेटा आपके पास फर्नीचर कितना बड़ा था? 8,500। अच्छा मुझे बताओ क्या अपन ने पूरे साल भर कोई फर्नीचर खरीदा? नहीं। क्या अपन ने कोई साल भर पूरे फर्नीचर बेचा? नहीं। क्या अपन ने पूरे साल भर में डेप्रिसिएशन लगाया? यस। चलो डेप्रिसिएशन कितना लगाया बेटा? 850। तो डेप्रिसिएशन अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे।
सॉल्व कर लोगे? कर लोगे ना सॉल्व? चलो अच्छा, उसके बाद क्या है सर? बुक्स। ओके, अपने पास बुक्स कितनी थी बेटा? 20,000। चलो अब मुझे बताओ, क्या अपन ने पूरे साल भर बुक्स खरीदी? यस, अपन ने बुक्स खरीदी है सर। कितनी? 2480। तो अपन ने बुक्स खरीदी, तो अपने लिए बुक्स इंक्रीज हो रही है, तो प्लस परचेज। कितने की बुक्स खरीदी बेटा? 2480। अच्छा, क्या अपन ने पूरे साल भर कोई बुक्स बेची? नहीं सर, बुक्स नहीं बेची। अच्छा, क्या पूरे साल भर बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगाया? यस सर, डेप्रिसिएशन लगाया है, माइनस डेप्रिसिएशन। कितना लगाया बेटा डेप्रिसिएशन? ये रहा 2248। ये लिखा मैंने 2248। सॉल्व कर लोगे? पक्का? बड़े आगे? चलो अब आगे और देखते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जो अपन ने यहाँ पे मिस करी है सर? बुक्स को अपन ने यहाँ ले लिया, बुक्स को ले लिया। अब आ जाओ बेटा 8% फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था फिक्स डिपॉजिट अपनी क्या है बेटा? एसेट। मतलब कोई पैसा अगर आप बैंक में जमा कर रहे हो एज अ एफडी, समझना, आपने कोई बैंक में पैसा जमा कर रखा है एज अ एफडी, तो आपके लिए तो वो एसेट है, आपका ही पैसा है ना, तो आपके लिए क्या है बेटा? वो एसेट। और इस एफडी को अपन कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज अ एसेट और लायबिलिटी? एसेट। ये लिखा मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट। अच्छा, आपका फिक्स डिपॉजिट कितना पड़ा है बेटा? 12,000। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज थी जो आप मिस कर रहे हो, विच इज एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है बेटा? 240। आपने 11th में पढ़ा होगा ना बेटा, एक्रूड का मतलब क्या था? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है बेटा वो इनकम जो आपने कमा ली बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, मतलब वो दोज इनकम विच इज अर्न बट नॉट येट रिसीव। तो एक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए वो इनकम है जो आपने इंटरेस्ट है जो आपने कमा लिया बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो अपन एक्रूड बैलेंस शीट में कहां लिखते थे? एसेट्स में लिखते थे, लायबिलिटी में? एसेट्स में। तो यहां लिखा मैंने एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है बेटा? 240। क्लियर? चलो अब इस साइड आ जाए। ओके सर, अब आ जाते हैं अपन कैपिटल फंड में। ओके, सबसे पहले बताओ अपने पास कितना है कैपिटल फंड बेटा? जल्दी बताओ सर। कैपिटल फंड है 32460। अच्छा, कैपिटल फंड में अपन क्या ऐड करते हैं? सरप्लस। ओके सर, ये रहा हमारा सरप्लस। जल्दी बताओ बच्चा, सरप्लस कितना है? जल्दी बताओ फटाफट, अपना सरप्लस कितना है बेटा? 8732। प्लस करके बाहर लिख दोगे? अच्छा, एक चीज और है सर जो हम मिस कर रहे हैं, वो है ये लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ लिखते हैं अपन? लाइबिलिटी साइड। ये लिखा मैंने आपके लिए लाइफ मेंबरशिप फी। कितनी है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस? 2500। चलो अब देखो, ऐसी कोई चीज है जो आप मिस कर रहे हो? सर अभी तो हमने अब सब लिख दिया, सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग लिख दिया, सब्सक्रिप्शन एट द एंड लिख दिया, एट रेंट इन एडवांस इन द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड लिख दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, बुक्स वगैरह सब लिख दिया। ये आपके लिए चीज कंप्लीट। क्लियर बच्चों? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो जो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है ना, उसकी टोटल करके आपको बाहर लिखनी है। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है, इसकी टोटल करके बाहर लिखनी है, इसको सॉल्व करके बाहर लिखना है। क्लियर? ये आपकी लास्ट में बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आई होप सो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि बेटा एक बार आप इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद बिना देखे इसको सॉल्व करो। क्लियर? ओके, कॉपी करो बेटा फास्ट।